इंसान एक घर बना पाता है अपनी ज़िंदगी में अमूमन, तो सर फिफ्थ रियल एस्टेट घर ऐसा क्यों बोला गया होगा सर? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सिर्फ बोला जाता है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। उसी तरीके से रियल एस्टेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है? क्या सर? लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप कर्जा ले रहे हो, ईएमआई भरने की दिक्कत आ रही है, कई लोगों के तो बाद में ईएमआई नहीं भरते हैं तो क्या करता है, बैंक ले जाता है। तो उस केस में मैं कहूँगा The views and opinions expressed in this podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any organization or sponsor. This content is for informational and educational purposes only and should not be taken as professional advice. घर, दुकान, इतनी ज़रूरी चीज़ें हैं। आदमी अपनी आधी ज़िंदगी लगा देता है अपना खुद का मकान बनाने में, खुद के सर के ऊपर छत लाने में, और इसीलिए ज़रूरी है रियल एस्टेट की जानकारी, क्योंकि एक गलती और आपकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी खराब हो जाएगी। और इसी वजह से आज जो हमारे गेस्ट हमारे स्टूडियो में आए हैं, उनका एक्सपीरियंस, उनका ज्ञान, उनका विज़न बहुत ज़रूरी है जानना। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं पंकज सिंह जी, जिन्होंने पिछले 15 साल से रियल एस्टेट में ना ही सिर्फ एज अ सेलर चीज़ों को समझा है, पर शुरुआती दौर में किस तरीके से फर्स्ट स्टेप रखा जाता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, ये भी जानते हैं। आज पंकज जी रियल एस्टेट कोच के तौर पे काम करते हैं। इनके लंबे अनुभव के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि रियल एस्टेट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों अपना खुद का घर बनाना इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं उसके लिए करना। पंकज जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। इजी टॉक्स आपका तहे दिल से स्वागत करता है। थैंक यू सोनी जी, आपने मुझे इनवाइट किया और बहुत ही अच्छा टॉपिक है रियल एस्टेट का, तो इस पे बात करके मज़ा आएगा आपके साथ। सर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक लड़का है जो निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे ट्रेन से उतरा है सुबह 6 बजे। मामूली सी पढ़ाई, हो सकता है 12वीं फेल है या 12वीं पास है। अगर उस बच्चे को रियल एस्टेट में अपना सपना देखना है, रियल एस्टेट को अपना इनकम का सोर्स बनाना है, या फिर उस बच्चे को एम्पायर खड़ा करना है, क्या रियल एस्टेट इंडस्ट्री में वो दम है? ऐसा संभव है क्या सर? अच्छा सवाल है, और इनफैक्ट रियल एस्टेट उसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि सबसे अच्छी इंडस्ट्री है। इस फील्ड की ब्यूटी यही है कि यहाँ आपको पढ़ाई लिखाई से बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं होता। अगर आप पढ़े लिखे हैं, डिग्री है, तो आपके लिए ब्लेसिंग है। बट आप देखेंगे कि रियल एस्टेट में अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो कोई इसके लिए स्मूथ एंट्री गेट नहीं है। आप एक प्यून का भी एग्ज़ाम देने जाओगे, क्लर्क का एग्ज़ाम देने जाओगे, आईएएस का एग्ज़ाम देने जाते हो, तो आपके लिए एक स्मूथ एंट्री गेट होता है। आपको एग्ज़ाम देना होता है, आपके लिए इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं, पढ़ाते हैं। रियल एस्टेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में अब जाके चीज़ें बदल रही हैं, तो उस बच्चे के लिए मैं कहना चाहूँगा रियल एस्टेट इज़ द बेस्ट फील्ड। क्यों? क्योंकि एक तो स्मूथ एंट्री गेट नहीं है, तो उसको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, कभी भी किसी भी मोड पे वो शुरू कर सकता है। दूसरा, पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। वेलकम है ऐसे लोगों का हमारे फील्ड में। और रियल एस्टेट की दूसरी खासियत ये है कि बच्चा जब भी शुरू करेगा उसको सीखने के लिए एनवायरनमेंट उसको मिलता है। कई जगह आप देखेंगे कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो उस तरह की चीज़ें सिखाई नहीं जाती हैं। बट रियल एस्टेट में जिस एज में आप आ रहे हैं, जिस डिग्री को लेके आ रहे हैं, दोनों में आपके लिए सेम चीज़ सिखाई जाती है। तो बच्चे के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई भी बच्चा इस तरह का बेरोज़गार है, बाहर से, दूसरे शहरों से, दूसरे गाँव से, छोटे टियर 1 टियर 2 सिटी से आ रहा है बड़े शहरों में, तो रियल एस्टेट उसके लिए एक अच्छा कैरियर का माध्यम साबित हो सकता है। सर, ये बात मुझे एक बहुत ज़रूरी पहलू पे ले आती है कि रियल एस्टेट, आपने बताया कि हाँ, कोई भी आदमी अमूमन चाहे ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, अपने सपने भी पूरे कर सकता है। पर जब वो अपने सपने पूरे कर लेता है, मान के चलिए शहर में थोड़ा मीयार बना लिया, एक स्टेटस पे आ गया और वो मकान खरीदना चाहता है, तो क्या क्या ज़रूरी चीज़ों का ध्यान देना होगा उसको? अगर मकान ख़रीदना चाहता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मैं तो ये भी कहूँगा कि ज़मीन खरीद रहा है, कुछ भी खरीद रहा हो, तो सबसे पहली चीज़ उसको देखनी है कि जिस बिल्डर का या जिस ब्रोकर के थ्रू वो काम कर रहा है, दोनों की क्रेडिबिलिटी चेक करनी है।
आप जिस बिल्डर का ख़रीदने जा रहे हो उसकी कम से कम 5 से 10 साल की ट्रैक रिकॉर्ड देखो, उसकी हिस्ट्री देखो। जिस आप कंसल्टेंट के थ्रू ख़रीदने जा रहे हो आप उसकी इमेज देखो मार्केट में कैसी है, वो गलत काम तो कभी पीछे किया है कि क्या किया। जब उसका ट्रैक रिकॉर्ड निकालेंगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। सबसे पहली चीज़ ये करनी है। दूसरा काम करना है कि आप लोकेशन देखिए कि आपकी चॉइस से रिलेटेड, आपकी नीड से रिलेटेड लोकेशन है कि नहीं। गलत लोकेशन भी आपने चूज कर लिया और बिल्डर सही है, ट्रैक रिकॉर्ड सही है, तो भी आपके काम की चीज़ नहीं है। तीसरी चीज़ ये दिखती है कि आप जब प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं तो प्रोजेक्ट का रेरा है कि नहीं। रेरा एक सर्टिफिकेशन होता है जिसके अंतर्गत प्रोजेक्ट अगर अप्रूव्ड है तो आपके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी मिल जाती है। जब ये चीज़ें आप देख लेते हैं तो फिर आपको पेपर वर्क देखना है, ड्यू डिलिजेंस करना है कि रेरा की गाइडलाइन के अनुसार उसके पास क्लियरेंस सर्टिफिकेट हैं कि नहीं, पेपर्स हैं कि नहीं। और बाद में अगर आप चाहें तो इन सब चीज़ों को चेक करवाने के लिए, और इनफैक्ट ये चीज़ ज़रूरी भी है, आप किसी लीगल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर ले सकते हैं। और हम सारे लोगों को सलाह देते हैं कि देखो आप करोड़ों रुपए जीवन भर की कमाई प्रॉपर्टी में लगाने जा रहे हो, आप अपना पूरा पैसा छोड़ देते हो कई बार। और इंडिया में खासकर मिडिल क्लास लाइफ में एक ही प्रॉपर्टी बना पाता है, तो आप क्यों रिस्क लेते? आप रिस्क मत लो, आप किसी अच्छे लीगल एडवाइज़र की सलाह लो, उनसे भी चीज़ें चेक करवाओ। आप खुद तो ड्यू डिलिजेंस कर ही रहे हो, लेकिन ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपकी सेफ्टी बढ़ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आपके साथ गलत होने की संभावना ख़त्म होने लगेगी। सर मैंने कहीं पढ़ा था, चूँकि अब आपका काफ़ी अनुभव रहा उस फील्ड में, तो मेरा एक खुद का पर्सनल डाउट है। ऐसा कहा जाता है कि आपका घर जो है, योर हाउस शुड बी योर 5th रियल एस्टेट परचेस। अब सर ये नहीं समझ में आया, आपने अभी कहा कि इंसान एक घर बना पाता है अपनी ज़िंदगी में अमूमन, तो सर 5th रियल एस्टेट घर ऐसा क्यों बोला गया होगा सर? देखिए ये उनके लिए है। नॉर्मली इंडिया में आप देखेंगे तो मिडिल क्लास की आबादी ज़्यादा है। पहले क्या बोलते थे, अब तो अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की से हो रहा है। Tier 1 सिटी Tier 2 में कन्वर्ट हो रही हैं, Tier 2 सिटी Tier 3 में हो रही हैं और बड़े शहर भी आ रहे हैं, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन ऑन एन एवरेज देखेंगे तो नॉर्मल आदमी 5 प्रॉपर्टी तो नहीं बना पाता। ये चीज़ उनके लिए है जो इन्वेस्टर माइंडसेट के हैं, जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं या जिनकी जॉब अच्छी है, जिनकी इनकम अच्छी है, जो बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने पैसे को सही तरीके से लगा करके मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाते हैं। आप आईटी जॉब्स वालों का देख लो, जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं उनका देख लो, वो सिंगल प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं होते। दूसरा, कई लोग जो रहने के लिए प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, जो फ्लिपिंग करते हैं। फ्लिपिंग का मतलब आज ख़रीदा 2 साल बाद एग्जिट हो गए। जिन्होंने बिजनेस की तरह इसको लिया हुआ है वो मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाते हैं। और देखिए सारी चीज़ों के पीछे मेन क्या है? पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो आप 5 प्रॉपर्टी 10 प्रॉपर्टी, तो ये उनके लिए है जिनके पास मनी का फ्लो है, जिनके पास कैश फ्लो है, जिनके पास पैसे हैं, तो वो 5 प्रॉपर्टी ज़रूर बनाते हैं, ज़्यादा ही बनाते हैं। कई लोग तो आप देखोगे हर साल प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम लोग भी एक प्लान लेके कई सालों से चलते हैं कि हर साल एक प्रॉपर्टी बनानी है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। तो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी इनकम है। तो 5वीं प्रॉपर्टी आपने अच्छा कहा कि रहने के लिए 5वीं प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, मैं भी इससे सहमत हूँ। शुरुआत में आप पैसा रहने के लिए खर्च मत करो, मतलब घर मत लो। जब आप उस पैसे को सही जगह पे लगाते हो, पैसे कमाते हो, फिर रीइन्वेस्ट करो। और जब आपने अच्छा एक स्टेटस बना लिया, अच्छा स्रोत बना लिया, कैश फ्लो बना लिया, और आपको लगता है कि मेरे पास एग्जैक्ट जो मेरा फिगर था उसके कहीं आसपास में आ गया हूँ, मेरे पास मनी का फ्लो ठीक ठाक हो गया है, तब आप रहने के लिए घर की प्लानिंग कर सकते हो। क्योंकि शुरुआत में जब आपके पास लिमिटेड पैसा होता है, देखो जब आप स्टार्ट करते हो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, नॉर्मली ये होता है। बहुत सारे लोगों के पास पुश्तैनी पैसे हैं तो वो घर ले लें, उनके लिए कोई बुराई नहीं है। लेकिन शुरुआत में इसके पास लिमिटेड पैसा है, अगर वो घर ले लेगा, EMI में फंस जाएगा, तो शायद वो 5-10 प्रॉपर्टी नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो इसलिए शुरुआत में आप पहले इन्वेस्टमेंट करो, पैसे बनाओ, फिर रहने के लिए घर लो। ये एक सही तरीका है। बट यहाँ पे भी मैं कहना चाहूँगा, अगर किसी के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसके लिए ये फार्मूला लागू नहीं होता, तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सर इससे एक और सवाल मेरे दिमाग में आता है कि
आखिर क्या ऐसे मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से कोई भी ज़मीन, जैसे अक्सर सुनते हैं कि मेन जो हाईवे के पास की ज़मीन है वो महंगी है, या फिर मान के चलिए कुछ अंदर की ज़मीन है थोड़ी सी वो सस्ती हैं, क्या मुख्य कारण हो सकते हैं सर जिससे जो एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन तय होता है सर? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जैसे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या बोलते हैं, एक आपने सुना होगा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सिर्फ बोला जाता है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। उसी तरीके से रियल एस्टेट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? क्या सर? नॉर्मली लोकेशन होता है। तो हम अपने इंडस्ट्री में ही बोलते हैं लोकेशन लोकेशन लोकेशन। अभी आपने बात की कि जहाँ पे हाईवे निकल रहा है, जहाँ पे 6 लेन हो गया, जहाँ पे 8 लेन हो गया, जहाँ पे एयरपोर्ट के लिए एक्सप्रेसवे बन रहा है, ऑब्वियसली वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया। तो जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आता है वहीं रेट बढ़ता है, वहीं डिमांड बढ़ती है, इसलिए वहाँ की प्रॉपर्टी अच्छी होती है। लेकिन जब आप अंदर प्रॉपर्टी लेंगे तो उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगी। आपका कोई सपना हो घर लेने का, ऑफिस लेने का, मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, आप कहाँ लेंगे? जहाँ हाईवे निकल रहा है या जहाँ छोटी छोटी गलियाँ? ऑब्वियसली आप जहाँ हाईवे है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ रोड अच्छे हैं, जहाँ हर तरह की सुविधाएँ हैं, जहाँ आपको फ्यूचर दिख रहा है, तो लोकेशन का बहुत बड़ा महत्व है। और इंफ्रास्ट्रक्चर लोकेशन को ही देख के बनाया जाता है। सर, ये जो आपने एक बहुत मुख्य बात बताई वो एक फैक्टर हो गया, मुझे कुछ और ऐसे कारण बताइए या फिर कुछ फैक्टर्स ऐसे बता दीजिए जिससे मैं अच्छी प्रॉपर्टी चुन पाऊँ अपने लिए। ओके, देखिए, पहला तो लोकेशन हो गया, उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉपर्टी आप डिसाइड कर सकते हो लोकेशन के अलावा भी। अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो आपने पहला चीज़ देख लिया लोकेशन, उसके बाद आप देखिए कि कौन सा ब्रांड आप ले रहे हो। ब्रांड इमेज बहुत बड़ा मायने रखता है आपकी सेफ्टी को लेके। जिस ब्रांड को आप चूज करते हो उससे जुड़ा हुआ आपको ये फैक्टर भी मिलता है कि उसकी एमिनिटीज़ कैसी होंगी, उसका डिलीवरी कैसा होगा, टाइमली डिलीवरी करेगा कि नहीं करेगा, और ब्रांड से टोटली जुड़ा हुआ रहता है उसकी इमेज। तो जब अच्छी इमेज वाला ब्रांड आप चूज करते हो तो आपको अच्छी चीज़ डिलीवरी करता है, क्वालिटी पे डिलीवरी करता है, टाइमली डिलीवरी करता है। और जो आपके सपने होते हैं, आपके परिवार के सपने होते हैं कि मैं घर ले रहा हूँ तो मुझे सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, क्लब मिलना चाहिए, पूल मिलना चाहिए, गार्डन मिलना चाहिए, मेरे बच्चों के लिए, पिताजी के लिए मंदिर होना चाहिए और गार्डन होना चाहिए बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए योगा होना चाहिए, योगा मेडिटेशन का स्थान होना चाहिए, या पीसफुल कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जो मेरी सोसाइटी के अंदर मिले। ये सारी एमिनिटीज़ कौन दे पाता है? जो अच्छे ब्रांड हैं और प्लानिंग के साथ काम करते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए कि वहाँ पे आसपास में सुविधाएं क्या है, मतलब स्कूल है कि नहीं, कॉलेज है कि नहीं मेरे बच्चों के लिए, हॉस्पिटल है कि नहीं मेरे पिताजी के लिए, मेरे माताजी के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, पढ़ाई के लिए अगर आपको एडमिशन कराना हो, आपका बेटा अगर बड़ा है तो कॉलेज चाहिए, अगर बच्चे छोटे हैं तो स्कूल चाहिए, पास में मार्केट है कि नहीं, ताकि आपको अपनी ज़रूरी सामान, ज़रूरी घर की चीज़ें मिल पा रही हैं कि नहीं। आप बाहर से ऑनलाइन डिलीवरी मंगवा रहे हैं तो अगर मार्केट है तो डिलीवरी भी जल्दी होगी। तो बेसिक नीड की सारी चीज़ें आसपास होनी चाहिए। इमरजेंसी में अगर हॉस्पिटल पास में है तो आप सुकून से वहाँ रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो निहायत हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, आसपास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और जब ये फैसिलिटी आप आसपास में मिलती हैं तो वहाँ आप फैसला ले सकते हो, वहाँ ज़रूरी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सर, हालांकि मोटा मोटी आपने सारा जो फैक्टर्स हैं वो गिरा दिए, पर एक और शब्द आपने बोला एमिनिटीज़। मैं आपसे चाहूँगा सर थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए कि लोकेशन और एमिनिटीज़ में से अगर कुछ एक चुनना हो तो क्या चुना जा सकता है और क्यों? देखिए, दोनों अपनी जगह इम्पॉर्टेंट हैं, लोकेशन के साथ साथ। लेकिन मैं कहूँगा लोकेशन बहुत बढ़िया आपने चुन लिया और आपको एमिनिटीज़ नहीं मिली। एमिनिटीज़ उनके लिए ज़रूरी है ना जो सोसाइटीज़ में रहते हैं, ठीक है। और जो लोग सोसाइटी से बाहर लेते हैं, दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं मार्केट में सोनी जी। एक प्रॉपर्टी है लीज होल्ड की। लीज होल्ड का मतलब जो हाई राइज बिल्डिंग हम देखते हैं, जो रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े बिल्डर्स बनाते हैं, आपने देखा होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी है फ्री होल्ड की, जो नॉर्मली गाँव की आबादी की ज़मीन पे बनती है, जहाँ आपको एमिनिटीज ज़्यादा नहीं मिलती हैं। तो ख़रीदार भी दो तरह के हैं। सारे लोग हाई राइज या रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। जिनके पास लिमिटेड इनकम है
जो वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे वहाँ जहाँ की एमिनिटीज़ कम है, क्योंकि वहाँ रेट कम है। क्यों कम है? क्योंकि एमिनिटीज़ नहीं आ पा रही हैं और आगे भी नहीं आ पाएंगे। तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो कहाँ जाएगा? लेकिन अगर आपने पैसा पूरा लगाया है तो आपको एमिनिटीज़ लोकेशन के साथ देखनी ज़रूरी है। आपने पैसा भी दे दिया, लोकेशन भी अच्छा मिल गया, और रहने के लिए जो अभी हमने बात करी कि सुविधाएं नहीं हैं, बच्चे का स्कूल 10 किलोमीटर दूर है तो क्या फ़ायदा? हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी होता है, 25 किलोमीटर दूर आपकी हॉस्पिटल मिल रही है, तो क्यों लेंगे आप वहाँ कर? बिल्कुल नहीं लेंगे, और लोग लेते भी नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। लोकेशन अगर अच्छा है तो नॉर्मली आप देखेंगे वहाँ ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगर लोकेशन अच्छा नहीं है तो चीज़ें अवेलेबल भी नहीं होती। लोकेशन इसीलिए अच्छा बोला जाता है क्योंकि रोड के साथ साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ये चीज़ें वहाँ गवर्नमेंट या प्राइवेट लोग डेवलप करते हैं। अगर ये चीज़ें डेवलप नहीं है तो हम लोकेशन को भी अच्छा बोल नहीं सकते। सिर्फ हाईवे निकाल देने से लोकेशन अच्छा नहीं होता। जब बसावट आती है, पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनता है, जब वहाँ पे बसावट होती है, लोग आना शुरू होते हैं, तो धीरे धीरे एमिनिटीज़ आ जाती हैं। लेकिन अपकमिंग जगह जो नए बस रहे हैं, चाहे बड़े शहर हो या छोटे शहर, वहाँ पे एमिनिटीज़ आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब भी आप घर खरीद रहे हो, खासकर रहने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं, तो अपकमिंग जगह में चाहिए। प्राइस आपको नीचे मिलता है और एमिनिटीज़ बाद में आती हैं, तो वैसे वैसे आपकी प्राइस बढ़ती रहती है। लेकिन अगर परिवार के लिए, रहने के लिए घर ले रहे हैं, तो वहाँ पे लीजिए जहाँ लोकेशन के साथ एमिनिटीज़ भी हों, फैसिलिटीज़ भी हों। क्योंकि रात को आपको सुकून की नींद जब तक नहीं आएगी जब तक आपको फैसिलिटी नहीं मिले। और एज ए पेरेंट आप क्या चाहेंगे? अपने बच्चों को वो सारी सुख सुविधाएँ, अपने पेरेंट्स, आपके जो अपने पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, उनको सुविधाएं देना, जिसके लिए आप पैसा कमा रहे हैं। और ये हमारी ड्यूटी भी है। कई जगह मैं देख लेता हूँ, लोगों ने देखा है, हमने पास्ट में, हमने काफ़ी पहले से जब इन्वेस्टमेंट करी, जब हमें पता नहीं था, हम लोग चीज़ें ले लेते थे और बाद में रिग्रेट करते थे। आज भी लोग करते हैं गलतियाँ। तो ये चीज़ मेजर करिए कि मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं कि नहीं, मेरे सराउंडिंग में आसपास हैं कि नहीं, मेरी सोसाइटी में है कि नहीं, और साथ साथ लोकेशन आप देखिए और ब्रांड देखिए। सर, आपके अनुभव का हम और लाभ लेना चाहते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपके पेशे के बारे में जानना चाहूँगा। एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट, आप क्या सिर्फ जो आपके साथ जुड़े हैं टीम में, या फिर जो लोग इंटरेस्टेड हैं रियल एस्टेट में, सिर्फ उनको गाइड करते हैं, या फिर जो आपसे परचेज़ करने आते हैं उनको गाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे कैपेसिटी बिल्ड करते हैं? किस तरीके से होता है सर ये? आप थोड़ा सा डिज़ाइन बताइए। देखिए, हमारे पास 2 तरह की कंसल्टेंसी के लिए लोग आते हैं जी। पहला तो है जिनको खरीदना है, दोज वर बायर्स जी, जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, छोटे बायर हैं या बड़े बायर हैं, वो खरीदने के लिए आते हैं। तो उनको हम गाइड क्या करते हैं कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है, कब लेनी है, आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ रहेगी। और दूसरा, हमारे पास वो लोग आते हैं जिनको सीखना है रियल एस्टेट, जिनको या तो जॉब करना है या कैरियर बनाना है, या अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ चाह रहे हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट के साथ अपना धंधा बनाऊं। तो ये मतलब यहाँ पर रियल एस्टेट कोच का पहलू आता है। यस, यहाँ पे मैं एज ए कोच फिट बैठता हूँ, उनको मैं कोर्सेज देता हूँ, सिखाते हैं हम उनको ऑनलाइन ऑफलाइन कि आप रियल एस्टेट में कैसे एंट्री करोगे, आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप कैसे अच्छा करोगे, और आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्यों आना चाहिए, क्या उसकी ब्यूटी है, क्या खासियत है, सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं। और एक बायर को हम ये बताते हैं कि आपको कहाँ पे ख़रीदना है, कब ख़रीदना है, इतना बजट में कहाँ जाना है, इतने बजट में कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें पैरेलली हम उनको गाइड करते हैं। डिमांड जो खरीदना चाहता है उनके लिए भी, और जो बेचना चाहता है उनके लिए भी, पंकज सिंह जी दोनों को कोच करते हैं। क्या ये कहना सही होगा सर? बिल्कुल बिल्कुल सही। और दोनों लोगों की रिक्वायरमेंट जब है तो हमें उनको कोच करना ज़रूरी भी है। सर, आजकल आप देखते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर और भी जगह पर ये बहुत चर्चा हो रही है सर, इन्वेस्ट इन दुबई, या फिर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा जा रहे हैं कि एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है शेख जायद रोड के ऊपर, या फिर अल मखतूम एयरपोर्ट बन रहा है, और इस तरीके के अलग अलग, कहीं पर वो कहेंगे जुमेरा के पास या फिर जो पाम बीच है उसके पास में नई नई प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। तो आप मुझे एज अ कोच, एज अ कंसल्टेंट अपने अनुभव के हिसाब से बताइए सर कि इन्वेस्ट इन दुबई, या फिर अगर कोई आदमी है जिसके पास 5 करोड़ रुपए,
वो दुबई जाना ज़्यादा सही रहेगा, इंडिया में किस तरीके से सही रहेगा सर बताएं। देखिए दोनों मार्केट अच्छी हैं, लेकिन एज ए इंडियन, चूँकि मैं इंडिया का हूँ, तो मैं पहला प्रेफरेंस तो बोलूँगा इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है जी। आप लगाओ इंडिया में, क्योंकि इंडिया इज इमर्जिंग मार्केट। जी। दुबई इज ऑल्सो इमर्जिंग मार्केट। दुबई में बहुत बड़ा मतलब एक अपॉर्चुनिटी है, एज वेल एज इंडिया में भी अपॉर्चुनिटी है। मैं दोनों जगह की बातें बता देता हूँ, क्योंकि क्या है, जिसने इंडिया में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया उसके लिए दुबई में जगह बनता है, दुबई में रास्ता बनता है। लेकिन जिन्होंने इंडिया में ही नहीं किया है, तो मैं पहले कहूँगा पहले अपने देश में करो। मान लीजिए किसी की ऑलरेडी इंडिया में इन्वेस्टमेंट है 5, 7, 10 और वो सोचता है कि मैं दुबई जाऊँ, तो ओके है उसके लिए, स्टार्टिंग में भी कर सकता है, मना नहीं मैं करना चाहूँगा उसको। लेकिन एज ए इंडियन मेरा फ़र्ज़ बनता है और ये ड्यूटी भी है हमारी कि पहले अपने देश में करें। ठीक है, तो मैं अब दोनों कंट्रीज़ का क्या पॉजिटिव है निगेटिव है उसको बता देता हूँ। देखिए इंडिया में क्या खासियत है कि आप यहाँ पे छोटे बजट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहली बात, मान लीजिए आप बड़े बजट में नहीं हैं, उनके लिए तो इंडिया है, वो दुबई जा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दुबई में छोटी इन्वेस्टमेंट भी करोड़ 1.5 करोड़ से स्टार्ट होती है। लेकिन उन लोगों का क्या, जिनके पास 50 लाख ही हैं, 25 लाख ही हैं, तो उनके लिए तो मार्केट वो है ही नहीं। लेकिन जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है उनको ही मैं कहना चाहूँगा इंडिया में भी आप करो, और साथ साथ अगर आपने इंडिया में कर लिया है तो फिर आप दुबई मार्केट देखो। क्योंकि दुबई में क्या है खासियत, सेफ कंट्री है, कोई टैक्स नहीं है वहाँ पे, 180 देशों के लोग वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके हेड क्वार्टर्स दुबई में हैं। दुबई में रेंटल इनकम, ये एक सच्चाई है, कंपेयर टू इंडिया मच बेटर। इंडिया में जो रेंटल यील्ड आता है उस कंपैरिजन में दुबई में ज़्यादा आता है। सेफ्टी सिक्योरिटी अगर कंपेयर करें हमारे देश से तो ऑब्वियसली वहाँ बेटर है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश से वहाँ बेटर है। हम भी अच्छा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, बात सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर कंपेयर करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो जिन लोगों को ये चीज़ चाहिए कि मुझे विदेश जाना है, दुबई की मार्केट को समझना है, तो अच्छी मार्केट है, आप ज़रूर जाइए और वहाँ ये फ़ायदे आपको मिलेंगे। दूसरा फ़ायदा दुबई में ये है कि आप अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आजकल आपने देखा होगा आपको बिज़नेस सेटअप करा के भी दे रहे हैं, गोल्डन वीज़ा दे रहे हैं। तो इस वजह से भी वहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी है कि अगर आपने 3, 4, 5 करोड़ रुपये दे दिए तो आपको गोल्डन वीज़ा 10 साल का मिल जाता है। वो कंपनी आपको बिज़नेस सेटअप करा करके देती है। तो ये मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, जिस वजह से वहाँ पे डिमांड इंडिया से बहुत ज़्यादा बढ़ी है और इंडियन इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। सर हाल ही में आपने चर्चा की थी कि आपके कुछ प्रोजेक्ट धुलेरा में भी चल रहे हैं, नोएडा में भी चल रहे हैं, थोड़ा सा जानकारी दीजिए सर आपके प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए नोएडा अगर हम देखें दिल्ली NCR का मार्केट है और धुलेरा गुजरात में है। दोनों मार्केट बहुत अच्छा कर रही हैं। हमारे नोएडा में एक मार्केट है, अभी वो बोलते हैं यमुना एक्सप्रेसवे, जहाँ पे इंडिया का बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। इनफैक्ट बन नहीं रहा है, एयरपोर्ट चालू हो गया है, पिछले महीने उद्घाटन भी हो गया, फ़्लाइटें भी चालू हो गई वहाँ पे। तो वो मार्केट अभी आप बोल सकते हैं अभी आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपकमिंग जो जगहें होती हैं उनमें जहाँ पे एयरपोर्ट्स आते हैं वहाँ लोगों को पैसा बनाने का बहुत मौका होता है। तो उस रेंज में उस जगह पे आप जा सकते हो, उस लोकेशन पे जा सकते हो। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना, ये नोएडा का ही एक्सपेंशन है सारा। फिर एक आप देखेंगे उसके आगे भी बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है। तो इन सारे जगहों को ना गवर्नमेंट ने बहुत प्लान वे में बसाना शुरू किया था और आज भी बहुत प्लान वे में बन रही हैं। जेवर एयरपोर्ट के आसपास बहुत बड़ी बड़ी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि धीरे धीरे काम भी वहाँ शुरू हो चुका है। तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। धुलेरा की मार्केट क्या है वो भी समझना ज़रूरी है। धुलेरा इंडिया की पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। वहाँ की खासियत क्या है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था। धुलेरा को जब चुना गया वहाँ पे बहुत प्लानिंग के साथ चुना गया। उस मॉडल को लिया गया, शंघाई जो चाइना में है, कई और देशों की कॉपी करी गई, वहाँ से उठाया गया, फिर धुलेरा को बनाया गया। ठीक है, धुलेरा अपने आप में इतना बड़ा है, दिल्ली मुंबई से ही बड़ा है। 922 स्क्वायर किलोमीटर में धुलेरा आता है। धुलेरा में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो यहाँ की रेंज है
नोएडा, ग्रेटर नोएडा की आप जो बात कर रहे थे, यहाँ पे प्राइसेज के रेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। धुलेरा में क्यों करना चाहिए? क्योंकि वहाँ पे अभी प्राइस बहुत कंट्रोल में है, इनिशियल स्टेज में। इनिशियल स्टेज का मतलब अभी वहाँ से बहुत तेज़ी से ग्रोथ मिलेगा। तो जिन लोगों के पास 10 लाख रुपए भी हैं वो धुलेरा मार्केट में जा सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन 10 लाख वाले यहाँ नहीं आ सकते, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में नहीं आ सकते, क्योंकि ऑलरेडी डेवलप कर चुका है काफ़ी सालों से। आप देख ही रहे हैं, एक शहर को बसने में 40 साल लगता है। नोएडा जो सेंट्रल नोएडा जिसको बोलते हैं ऑलरेडी पुराना हो चुका है। उसके बाद हमारा ग्रेटर नोएडा परी चौक वाला बना, फिर हमारा नोएडा एक्सटेंशन बना, उसके बाद अब एक्सपेंशन होते होते ये यमुना का बन रहा है। तो धुलेरा की मार्केट मैं कहूँगा आज के डेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छी मार्केट है इंडिया में, क्योंकि वहाँ पर रेट कंपैरेटिवली पूरे इंडिया में कहीं से भी कंपेयर करेंगे तो अच्छी है। धुलेरा में 2 तरह की ज़मीनें हैं। धुलेरा में SIR का जो ज़मीन है वो अलग है और एक SIR से बाहर की ज़मीन अलग है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको खुद बना रही है पार्टनरशिप में, किसी बिल्डर का वो प्रोजेक्ट नहीं है। तो एक तो सेफ़ है, सेफ्टी है। और धुलेरा में जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम क्या है? प्लग एंड प्ले का। इंडिया में जितने भी शहरों का सोनी जी डेवलपमेंट हुआ है ना, वो डेवलपमेंट उतने प्लान वे में नहीं हुआ है जितना बाहर की कंट्रीज में होता है। धुलेरा उसी तर्ज पे बन रहा है। धुलेरा में प्लग एंड प्ले का मतलब क्या है? गवर्नमेंट आपको सारी फैसिलिटीज़ इनबिल्ट करके दे रही है। एरिया को बनाने के बाद एक्टिवेट किया जाता है, फिर आपको हैंडओवर किया जाता है। तो ये खासियत है कि अगर आपको वहाँ फैक्ट्री लगानी है, अपना ऑफिस लगाना है, रहने के लिए लेना है हर तरीके से, और इन्वेस्टमेंट के लिए, तो दैट इज़ अ ड्रीम प्लेस। क्योंकि जो ज़मीन आप यहाँ पे 100 गज में करोड़ों रुपये लगाते हैं, करोड़ों रुपये में वहाँ बहुत बड़ी ज़मीन आ जाती है। तो रेट्स बहुत वहाँ पे नीचे हैं अभी, क्योंकि बड़ा जगह है, बड़ी प्लानिंग है और गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा विजन है। अब देखेंगे पिछले साल के मुकाबले धुलेरा में रेट बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं? क्योंकि यहाँ के भी बिल्डर्स बहुत तेज़ी से वहाँ प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। पिछले साल तक हमने देखा कि धुलेरा में सिर्फ प्लॉटिंग हो रही थी। अब पिछले साल और इस साल में अंतर क्या हुआ है कि अब वहाँ पे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, क्योंकि वहाँ पर रेंटल की डिमांड बहुत बढ़ गई है। टाटा का एक सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा बन रहा है, 90,000 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट, 91,000 करोड़ की टाटा की इन्वेस्टमेंट हुई है। पहले से 2-3 प्लांट थे जिसमें एक रिन्यू का प्लांट था। तो इन लोगों के रहने के लिए बहुत बड़ी एक रेंटल की रिक्वायरमेंट आ रही थी, जिसको देखते हुए कई कंपनीज ने वहाँ पहले प्रोजेक्ट छोटे मोटे बनाने शुरू किए थे टाटा को देने के लिए, उनके एम्प्लॉयज़ के लिए लेकिन अब मार्केट में बिल्डर्स भी आ गए हैं जो रिहायशी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे विलास के प्रोजेक्ट हैं, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं, ये भी बनने लगे हैं। तो अब वहाँ मार्केट बहुत तेज़ी से बदल रही है। तो धुलेरा में मेरा कहना है कि आप ज़रूर पैसा लगाइए, अपना भी लगाइए, किसी और को बोलिएगा, बहुत तेज़ी से तरक्की होने वाली है, पैसा कई गुना बढ़ने वाला है। सीधा सीधा देखा जाए तो छोटी टिकट साइज़ में भी अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए धुलेरा इज़ अ बेटर ऑप्शन। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस धुलेरा, क्योंकि प्लान सिटी है, प्लान प्रोजेक्ट है। उस रेंज में, उस पैसे में कहीं और आप खोजेंगे तो कच्ची कॉलोनी के प्लॉट भी नहीं मिलने वाले हैं आज के डेट में। सच्चाई है, दिल्ली एनसीआर में तो नहीं मिलेगा। देखो धुलेरा में प्लॉट का जो रेंज है ना, वो 5,000 रुपये गज से शुरू है नॉर्मली। बड़े प्लॉट लेंगे तो शायद उससे भी नीचे मिल जाएगा, मैं ऑन एन एवरेज। आप मुझे बताइए दिल्ली में किसी भी कच्ची कॉलोनी में 5,000 रुपये में कहीं प्लॉट है क्या? नहीं है। और धुलेरा जैसी जगह में जहाँ बहुत सारी इम्यूनिटीज आने वाली हैं, आज वहाँ 5,000 रुपये में भी आप ले सकते हो, मतलब 5 लाख रुपए में भी 100 गज ज़मीन ले सकते हो। यही कारण है कि धुलेरा में पैन इंडिया से इतनी तेज़ी से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सर एक सवाल है जो मेरे हिसाब से हर दिल्ली वाले के मन में रहता है। दिल्ली में ऐसा कहा जाता है ऐतिहासिक तौर पे कि दिल्ली में दिल्ली का कोई नहीं है। अब जब दिल्ली में दिल्ली का कोई नहीं है, मतलब सब कहीं कहीं से आए हैं, सब ने मकान बनाया है या सबको मकान की ज़रूरत है। मेरा सवाल है सर, किराए पे ले या ख़रीदें, रेंट और बाय, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए इस पे तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने,
और लोगों ने वीडियो बना रखी है। अधिकतर लोग ये बोलते हैं कि नहीं, किराए पे रहो, मकान मत खरीदो। लेकिन मैं थोड़ा इस सवाल का जवाब अलग तरीके से देना चाहूँगा। देखिए, बाहर से आपने बिल्कुल सही कहा, दिल्ली में बाहर के लोग ज़्यादा हैं, यहाँ के लोकल लोग कम हैं। तो जब आप बाहर से आ रहे हो, मोस्टली लोग जब बाहर से आते हैं तो उनके पास पैसे नहीं होते, सच्चाई है ये। वो पहले स्ट्रगल करते हैं जॉब के लिए, बिजनेस सेटलमेंट के लिए, या कोई स्टूडेंट अपनी तैयारी कर रहा है। तो जब पैसे नहीं हैं और आप उस समय मकान ले रहे हो, तो उसके पीछे क्या प्लानिंग है? सिर्फ इमोशन है माँ बाप का या परिवार वालों का कि अपनी एक छत होनी चाहिए, या बेटा बेटी की शादी होती है तो होता है कि अपना घर नहीं है। हमारे समाज में इमोशन चलता है ना, तो इमोशनल परचेजिंग घर से रिलेटेड ज़्यादा होती है। आप देखेंगे कि 100 लोग अगर घर खरीद रहे हैं ना, तो लॉजिकली प्लान्ड वे में 80% लोग भी नहीं खरीदते हैं। बस ये मान्यता चलिए, अपना घर होता है तो इज्जत मिलती है, अपना घर होना चाहिए, किराए पर रहना ठीक नहीं है। तो घर खरीदना बुरी बात नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, कैश फ्लो है और आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, आपको EMI भरने की कोई दिक्कत नहीं, तो आप पहला घर भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप कर्जा ले रहे हो, EMI भरने की दिक्कत आ रही है, कई लोगों के तो बाद में EMI नहीं भरते हैं, तो क्या करता है, बैंक ले जाता है। तो उस केस में मैं कहूँगा किराए पर रहिए। अगर वो सिचुएशन है तो किराए पर रहिए। पहले अपने जॉब को सिक्योर करिए, बिजनेस को सिक्योर करिए। जो भी चीज़ आप एक सेटलमेंट की एज में आइए, सेटलमेंट की अवस्था में आइए। आप चीज़ें जब ठीक हो जाती हैं, आपको लगता है कि मेरे पास कैश फ्लो आ गया, पैसा आ गया, मैं स्टेज पे आ गया हूँ कि इन्वेस्टमेंट के साथ अपना घर भी ले सकता हूँ, तब आप घर की प्लानिंग करिए। मैं वो नहीं कहूँगा दूसरों की तरह घर नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आप एक प्योर बिजनेसमैन हैं, देखिए घर खरीदना इस पर भी डिपेंड करता है कि आप जॉब में हैं कि बिजनेस में हैं। एक जॉब वाला क्या सोचता है, मेरे को एक घर हो जाए, मेरी नौकरी लग गई, मेरे कार हो गया, मैं EMI भी आराम से भर सकूँ। लेकिन वहीं पे बिजनेसमैन क्या सोचता है, एक बनिया क्या सोचता है कि मैं 1 करोड़ रुपया घर में लगा रहा हूँ, तो घर से मेरा रिटर्न क्या आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ मेरे को रहने के लिए। तो वहाँ पे वो क्या गेन करता है कि वो सोचता है कि मैं 1 करोड़ रुपया अपने बिजनेस में लगाऊंगा तो मुझे हर साल 25% का रिटर्न आएगा। तो वो घर का डिसीजन डिले कर देता है। वो सोचता है पहले मैं बिजनेस में लगाऊं, पैसे कमाऊं और ज़्यादा पैसे कमाऊं, जब मेरा समय आएगा, राइट टाइम आएगा, तब मैं घर में लगा दूंगा। तो ये डिपेंड करता है सुयश जी, पर्सन टू पर्सन, आपकी क्या प्लानिंग है। और बेटर ये होगा कि अगर आपके पास पैसे कम हैं तो पहले आप रेंट पे रहो, अपने पैसे बनाओ, तब आप घर की प्लानिंग करो। सर, आपकी बात का जो निचोड़ है वो मुझे बुज़ुर्गों की एक कहावत पे ले आया है। ऐसा कहते हैं कि एक मकान से एक भी दुकान नहीं बन सकती, नहीं बनी, लेकिन एक दुकान से 10 मकान बन सकते हैं। ऐसा हमने अक्सर सुना है। जी जी जी, कि पहले दुकान फिर मकान। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वही बात है, आपका जो बात का निचोड़ है कि अगर आपके पास बैकिंग नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसमें आप सबसे पहले अपनी पूंजी जोड़ के वहां तक पहुंचे, फिर मकान पर लगाएं। क्योंकि नीचे आपने मुझसे कहा था कि मकान जो है वो डिप्रिसिएटिंग एसेट है। सर, वो बात मेरे मन में रह गई। थोड़ा सा सर ये बताइए। डिप्रिसिएटिंग एसेट आज के डेट में नहीं बोलेंगे जी। डिप्रिसिएटिंग एसेट इसलिए नहीं बोलेंगे, आपने देखा होगा पिछले 3-4 सालों में, खासकर कोविड के बाद फ्लैट भी बहुत अच्छा रिटर्न दे के गए हैं। मतलब आप अनुमान नहीं लगा, 3-3, 4-4 गुना रिटर्न दिया है। लेकिन ये लायबिलिटी कई बार हो जाती है। क्यों हो जाती है? जैसा मैंने कहा, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप बिजनेस करना चाह रहे हो या जॉब करना चाह रहे हो, तो पहले उसमें लगाओ ना यार। आपने लिमिटेड पैसा है, पिताजी से लोन ले लिया या बैंक से लोन ले लिया, सारी अपनी जमा पूंजी वहाँ लगा दी, फिर आपको बिजनेस में लगाने के लिए पैसा ही नहीं बचा और आप EMI भरने में भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो उस समय डिसीजन गलत है ना। आप खुद बताइए कि अगर आप बैंक की EMI भर रहे हैं, आपने बिजनेस पे, काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं और सिर्फ रहने के लिए घर ले रहे हैं, वो आपकी ग्रोथ में कोई हिस्सा नहीं बन रहा है, ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे क्या डिसीजन सही है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है। तो घर लेना चाहिए, लेकिन आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी उस समय नीड एक्चुअल में है कि नहीं, आपके पास कैश फ्लो कितना है, इन सब चीज़ों को पैरामीटर्स बना के फिर घर लेना चाहिए। सर, जैसा आपने बताया कि घर लेने के लिए घर को थोड़ा डिले करा जा सकता है अगर आपके पास पूंजी नहीं है,
हाल ही में मैंने किताब पढ़ी थी जो कि बेबीलोन के बारे में है, कि बेबीलोन का सबसे धनी आदमी या सबसे द रिचेस्ट मैन इन ऑफ बेबीलोन करके किताब का शीर्षक है। उस किताब में ये लिखा था कि 1000 साल पहले लिखी गई है शायद वो किताब, और उसमें लिखा है कि ज़मीन, सोना ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप शहर के सबसे अमीर आदमी, मतलब उस कहानी के हिसाब से कि शहर के सबसे अमीर आदमी हो। आज की भाषा में अगर बात करें तो एम्पायर बिल्डिंग अप्रोच की बात कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है सर, ज़मीन और सोना, रियल एस्टेट एंड गोल्ड, कितने % बांटेंगे? 100 में कितना हिस्सा सोने को देंगे, कितना रियल एस्टेट को देंगे, जिससे आदमी शहर में एक धनाढ्य आदमी या फिर एक एम्पायर बिल्डिंग अप्रोच के साथ रह सके? सर बहुत अच्छी और सही बात आपने कही। देखिए, पुराने ज़माने से आज भी मैं पहली चीज़ का जवाब दे देता हूँ। ये एक सच्चाई है जिसके पास आज भी जाओगे ना आप, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के युग में भी आज भी गांव में आप जाओगे या शहरों में भी आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति कितना रिच है, कैसे अनुमान लगाया जाता है उसके पास कितनी संपत्ति है। खासकर गांव में अगर आपके पास ज़मीन ज़्यादा है ना तो आप वहाँ के ज़मींदार रईस में ही आते हैं, ज़मींदार में आते हैं, इज्जत भी ज़्यादा मिलती है। बिल्कुल। और पुराने ज़माने से लेके आज भी यूक्रेन रसिया का आज के ज़माने में युद्ध क्यों हुआ, भारत पाकिस्तान का आप देख रहे हो, कश्मीर को लेके सारे ज़मीनी विवाद हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ज़मीन के लिए मोहनजोदड़ो के ज़माने से लेके आज भी ज़मीन के लिए झगड़े होते आए हैं, परिवार का हो, देश का हो। और जितनी ज़्यादा आपके पास ज़मीन है, संपत्ति है, उतनी ज़्यादा आप अमीर हैं। दूसरी बात, दूसरे सवाल पे आते हैं कि आपको गोल्ड में कितना लगाना चाहिए और ज़मीन में कितना लगाना। देखिए, एक मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ, ये डायलॉग बाजी नहीं है जी, ये आप कहीं भी देखेंगे आपको पढ़ने सुनने को मिल जाएगा। इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में 80% जो इन्वेस्टमेंट है किसी भी आदमी की, किसी भी एंटाइटी की, किसी भी कॉरपोरेट की, किसी भी कंपनी की, या आप सोलोप्रेन्योर हैं आपकी, तो आपसे मैं खुद ही एक सवाल करता हूँ कि सर आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया है तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक है ज़मीन और दूसरा है सोना। आप सर किस में ज़्यादा डालोगे? ऑब्वियसली आप ज़मीन में डालोगे। Am I right or wrong? बिल्कुल सर, 60-40 हो सकता है। हाँ। लेकिन 50-50 नहीं होगा। नहीं होगा सर। और ये सच्चाई मैं बताने जा रहा था, क्या रेशियो मैं बताया तो 80% लोग ज़मीन में, रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड यहाँ का 20% लोग बाकी एसेट्स में लगाते हैं, जिनमें गोल्ड है, आपका शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, आज क्रिप्टो करेंसी का दौर चल रहा है उसमें लगा रहे हैं, कुछ लोग एफडी में लगाते हैं, कुछ लोग बॉन्ड्स में लगाते हैं। ये सारे को मिला जुला के 20%। बोला गया है कि धरती पे सबसे अच्छा निवेश धरती ही है। क्यों? क्योंकि देखो, आप गोल्ड, आपके पास 100 करोड़ रुपए, क्या आप 100 करोड़ का गोल्ड खरीद लोगे? कहाँ रखोगे सर उसको? सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे करोगे? लेकिन ज़मीन आपने 100 करोड़ की खरीद ली ना सर, आपके पास 1000 करोड़ और आ गए तो भी ज़मीन खरीद लोगे। चोरी नहीं हो सकती, इमूवेबल एसेट है, कोई चुरा के उठा के नहीं ले आ सकता। दूसरी बात, ज़मीन आज जिस रेट पे आपने ख़रीदा, गोल्ड का भी रेट बढ़ता है बट रेशियो ज़मीन का बढ़ने का ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों में देखें तो गोल्ड का रेट भी बहुत जंप किया है, लेकिन उसी कंपैरिजन में आप देखें तो रियल एस्टेट भी बढ़ा है, उससे शायद ज़्यादा ही बढ़ा है। और रियल एस्टेट ऐसी चीज़ है, हमेशा बढ़ता है, कभी भी ज़मीन डेप्रिसिएट नहीं होती। आपने ये सुना होगा कि स्टैग्नेंट हो गई कुछ टाइम के लिए, हल्की फुल्की ऊपर नीचे हो गई, लेकिन लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। तो मैं कहूँगा कि अगर मेरी बात पर्सनल ओपिनियन लेना चाहें तो मैं कम से कम 70 से 80%, इनफैक्ट 80% बोलूँगा कि आप उसमें लगाओ, रियल एस्टेट में। चाहे आप ज़मीन लो या किसी उसमें आप एसेट में लगाना चाहो, दुकान में लगाना, जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपकी प्लानिंग है, और 20% आप गोल्ड में लगाओ। सर अक्सर मान के चलिए कोई नौकरी पेशा है जो नौकरी कर रहे हैं पिछले 5 साल से 7 साल से, अक्सर परिवारों में ऐसी व्यवस्था भी होती है कि मियाँ बीवी दिन दोनों मिलके कमा रहे हैं और कुछ पूंजी जुड़ जाती है। अब अगर वो लोग इन्वेस्ट करना चाहें तो आपकी पहली सलाह क्या होगी एज अ कंसल्टेंट, एज अ कोच,
इकोनॉमिक्स में, कमर्शियल में जाना चाहेंगे या रेसिडेंशियल में, कहाँ आप उनको भेजना चाहेंगे? नौकरी पेशा हैं। नौकरी पेशा। देखिए, नौकरी पेशा जो इंडिया में कर रहे हैं या करते हैं, क्योंकि नौकरी करना है उनको, बिजनेस नहीं करना है, तो उनके लिए पहली चीज़ घर भी हो सकती है, उनकी प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और दुकान भी हो सकती है। दुकान मेरे हिसाब से पहले करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? 2-3 फैक्टर हैं। दुकान अगर आप लेते हो तो पहला सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उसकी एप्रिसिएशन उससे ज़्यादा होगी, आपके फ्लैट से ज़्यादा होगी। नॉर्मली आप अभी आंकड़ा देखेंगे कहीं का भी उठा के तो ज़्यादा होगी। दूसरा, दुकान का रेंटल ले, कमर्शियल का रेंटल ले, रेसिडेंशियल से हमेशा ज़्यादा आता है। तो पहले आप एप्रिसिएशन, आप प्रॉपर्टी में किस लिए लगाते हैं? एप्रिसिएशन के लिए, एप्रिसिएशन ज़्यादा मिले। दूसरा, आप काम किस लिए करते हो प्रॉपर्टी में? कि मेरे को किराया ज़्यादा है, मेरे को रेंटल ज़्यादा है, तो ये भी ज़्यादा मिल रही है। तीसरा, रेसिडेंशियल आपको प्रोजेक्ट्स ज़्यादा मिलते हैं, कमर्शियल कम होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका कमर्शियल प्रोजेक्ट है और अच्छी लोकेशन पे, अच्छे ब्रांड के साथ, तो इसकी डिमांड हमेशा से ज़्यादा रहेगी। आपने देखा होगा कहीं भी कोई बड़ी फुटफॉल वाली मार्केट, अगर वहाँ आपने दुकान खरीद ली तो वो महंगी दामों पे कई बार बिकते हैं कि नहीं? लेकिन घर कितना भी अच्छा हो, लेकिन आसपास में और भी आपको घर मिल जाएंगे, और भी रेसिडेंशियल मिल जाएंगे, दुकानें उस टाइप की नहीं मिल पाती। और आपकी दुकान कहीं से जम गई तो आप छोड़ना नहीं चाहते। मकान में आप छोड़ सकते हो कि उस टाइप के मकान और जगह मिल जाती हैं। तो कमर्शियल अगर वो चाहता है, लेकिन चूंकि यहाँ आपने जॉब वालों की बात की, तो जॉब वाले कई माइंडसेट ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो दुकान में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं कि यार मेरा पहले घर हो जाए। तो मेरे अनुसार चलोगे तो आप पहले ये लो, कमर्शियल लो। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग है और आपको सुकून उसमें मिल रहा, तो मैं वो भी बात इसलिए बता दूँ, आपने मेरी प्लानिंग पूछी तो मैंने घर बोल दिया। लेकिन अगर उसकी प्लानिंग का हिस्सा है कि यार मुझे घर खरीदना है, मेरे को सुकून मिल रहा है उससे, मेरे परिवार को सुकून मिल रहा है, तो आप घर का भी डिसीजन ले सकते हो। और जो जॉब वाले लेते हैं लोग, आप आज भी इंडिया में देखेंगे तो कमर्शियल के साथ कम और लोग घर के साथ ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको पैसा तेज़ी से बनाना है, ज़्यादा पैसा बनाना है और रेंटल ज़्यादा लेना है, तो पहले दुकान खरीदो। सर, ग्रेटर नोएडा में हाल ही में मैंने काफ़ी बार विज़िट किया है, आपके ऑफिस भी आया, आपसे मिलना भी हुआ। मेरे दिमाग में एक सवाल है, फिर से वही कहीं ना कहीं घूम फिर के, कि अगर मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, चलिए मैं एक पल को रेसिडेंशियल मान लें, तो रेसिडेंशियल में फ्लैट या फिर इंडिपेंडेंट घर लेना सही होगा सर आपके हिसाब से? सपोज ग्रेटर नोएडा की हम साइट ले लें, तो वहाँ पे क्योंकि दोनों अवेलेबल हैं सर, फ्लैट्स भी मिल जाएंगे, इंडिपेंडेंट हाउस भी हैं। और अगर बजट कॉन्स्टेंट नहीं है, क्योंकि आप मेरी बात पहले ही सिरे से नकार देंगे ये बात बोल के कि फ्लैट कम में आ जाएगा, इंडिपेंडेंट हाउस थोड़ा महंगा होगा। सपोज अगर बजट की बात नहीं करें, तब आप क्या राय देंगे, क्या चुनाव? श्योर शॉर्ट आंसर है आयुष जी, सुयश जी, श्योर शॉर्ट आंसर है, कोई दुविधा ही नहीं है कि अगर आपके पास बजट कांस्टेंट नहीं है, कैश फ्लो है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑलवेज इंडिपेंडेंट हाउस। क्यों लेना चाहिए वही मैं बताऊंगा। सेकंड ऑप्शन, आपको फ्लैट को रखना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? देखिए, जब आप इंडिपेंडेंट हाउस लेते हैं तो आपको ज़मीन के साथ मिलता है, तो ज़मीन के साथ मिला तो ज़मीन भी आपकी हो गई, और वो पूरी की पूरी उसके ऊपर जो आप फ्लैट के ऊपर और भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको लेवरेज मिल गया। फ्लैट में आपको लिमिटेड जगह मिलती है, उसमें भी बहुत सारी जगह। मान लीजिए आपने 1000 स्क्वायर फीट की फ्लैट, एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ा लेंगे पैसे वाले तो, लेकिन 1000 स्क्वायर फीट का लिया तो आपकी लोडिंग में चली जाती है 40%। आपको एक्चुअल में कारपेट एरिया कितना मिलता है? 600। लेकिन जब आप वो लेते हैं, ज़मीन से जुड़ा हुआ विला लेते हैं या इंडिपेंडेंट हाउस लेते हैं या ज़मीन लेके खुद बनाते हैं, तो आप 4 फ्लोर 3 फ्लोर जो भी वहाँ पे अलाउ है गवर्नमेंट की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से, आप बना सकते हैं, या बना बनाया ले रहे हो तो आपको ऑलरेडी मिल रही है, तो उसकी एप्रिसिएशन ज़्यादा होगी। फ्लैट क्या होगा? 20 साल 25 साल बाद जब पुराने होंगे तो उसकी डिमांड घटने लगेगी, उसके रख रखाव में दिक्कत आती है, और वहाँ पे उस तरीके से एप्रिसिएशन नहीं होता। लेकिन 25 साल बाद अगर आपका इंडिपेंडेंट हाउस पुराना हो गया, आप दोबारा तोड़ करके रिकन्स्ट्रक्ट नए डिज़ाइन में करके अपने हिसाब से बना के रह सकते हैं, अपनी खुशी से रह सकते हैं और अच्छे प्राइस पे निकाल सकते हैं।
तो लॉन्गर टर्म में हमेशा इसी को मैं बोलूँगा कि आप पहले इंडिपेंडेंट हाउस लो, और अगर आपने इंडिपेंडेंट हाउस ले लिया और फिर आपका मन है अगर, तो मन से नहीं, ये हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो हमेशा एक नंबर पे उसको रखिए। सर, रियल एस्टेट में जो भी डील करते हैं उनकी इमेज मार्केट में थोड़ी दबंग टाइप की होती है, और थोड़ा सा ऐसा मतलब कि जान पहचान नेताओं से और पॉलिटिकली भी कनेक्टेड इस तरीके की होती है। इसके साथ में एक और बात ये होती है कि बहुत सारी भ्रांतियाँ भी चलती हैं रियल एस्टेट को लेके कि आप जो नया है, जो कच्चा है, उससे कहा जाता है कि इससे बच के रहो। बहुत से लोग इसीलिए अपना मकान कभी नहीं बना पाते क्योंकि यही डर होता है उनमें कि कहीं हमारे साथ धांधली हो गई, कोई धोखा हो गया, सारी जीवन की कमाई पूंजी खत्म हो जाएगी। तो रियल एस्टेट में कुछ ऐसी भ्रांतियाँ हैं जिनका आज आपके अनुभव से भांडाफोड़ कराना चाहते हैं, कुछ बताइए सर इसके बारे में। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आज भी रियल एस्टेट में, अब तो इंडस्ट्री बहुत बदल रही है, लेकिन मैं एक सच्चाई बता देता हूँ। इंडिया में जीडीपी में रियल एस्टेट का बहुत बड़ा योगदान है। एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाली इंडस्ट्री है। सबसे तेज़ी से लोग इसमें अमीर बनते हैं जो अच्छा काम करते हैं। कोई इसमें डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हो कि मैं आज 2026 में बैठा हूँ, आप 2026 में बैठे हैं, 2030 तक $1 ट्रिलियन की हमारी इंडस्ट्री हो जाएगी। आज लगभग 7% जीडीपी में रियल एस्टेट का योगदान है। इन सारी सच्चाइयों के बावजूद ये टोटली अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, अभी भी प्रोफेशनल नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि चूँकि डिग्री डिप्लोमा लोगों को नहीं मिलता, कोई पढ़ाई नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट कॉलेज तो पढ़ा नहीं रहा, तो अनप्रोफेशनल लोग आते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं। तो इसीलिए लोगों को डर लगता है, माफिया लोग इसीलिए आते हैं, गलत लोग इसीलिए आते हैं। मेरी भी भ्रांति थी, लेकिन मैं आज इस भ्रांति को तोड़ूंगा। जब मैं रियल एस्टेट में नहीं था सर, और हम जाते थे किसी ब्रोकर के ऑफिस में, किसी चैनल पार्टनर के ऑफिस में, किसी बिल्डर के ऑफिस में, तो एकदम ये माइंडसेट बना के जाते थे गलत आदमी होगा, और उसी तरह की छवि आज भी है। समहाउ धीरे धीरे चीज़ें बदली हैं, कैसे बदली हैं उस पर मैं आऊँगा। तो ये क्यों है? क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। तो जब मैं आया जब रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, तो मैंने आने से पहले मैंने इनिशियली लर्निंग करी और मैंने रियल एस्टेट में एमबीए किया। तो जब मैंने एमबीए किया सुयश जी, तो मेरे गुरु ने बताया कि यार ये दुनिया का ना सबसे नोबल प्रोफेशन है। मेरी आंखें खुल गई। उसके पहले मैं क्या सोचता था कि यार गलत इंडस्ट्री है, माफिया हैं, चोर है, झूठ बोलने वाले हैं, ये सारा गलत काम ही करते होंगे, दारूबाज लोग होते हैं इसमें, शाम को पार्टियां इनकी चलती हैं, भाई इनसे कुछ खरीदेंगे तो गलत ही होगा। गुरु ने बताया कि दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशन है। क्यों है? समझाया उसको, जो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ। अगर हम किसी को घर दिलवाते हैं, प्रॉपर्टी दिलवाते हैं, तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं? वी आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, वी आर एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ। हम आपकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। मान लीजिए आज आपको अच्छी लोकेशन पे अच्छा घर दिलवा दिया, 5 साल बाद वो 2 गुना 3 गुना हुआ, तो आपकी वैल्यू बढ़ी, अच्छी हुई, समाज में इज्जत मिली, तो ग्रोथ भी मिला आपको। तो हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। तो ये काम किस चीज़ का है? ये रिस्पेक्ट का चीज़ है, सिर्फ बेचने का नहीं है। तो मुझे समझ में आ गया कि ये नोबल प्रोफेशन है, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने का प्रोफेशन है। अब मैं इसको ज़रूर कर सकता हूँ। तो मैं रियल एस्टेट में सेल्स में आ गया, और हमने फिर धीरे धीरे कंपनी बनाई, और आज पूरे इंडिया में हम कई शहरों में काम कर रहे हैं। इंडिया में 2-3 चीज़ों के काम करने की ज़रूरत है। देखिए, आज भी मैंने पहले ही बताया कि कोई आप एग्ज़ाम देने जाते हो, चाहे क्लर्क का हो, IAS का, चपरासी का ही देने जा रहे हो, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, एग्ज़ाम देना पड़ता है। रियल एस्टेट में काम करने के लिए क्या कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है? नहीं। 2016 में रेरा आया, 1 मई 2016 में। 2017 से अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ। अब कुछ शहरों में ना कुछ कंपनीज ने रेरा को मैंडेटरी कर दिया है, अदरवाइज़ आज भी आपको रेरा सर्टिफिकेशन के बिना ही एंट्री मिल जाती है और आप काम करना शुरू कर देते हो। तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। इंडिया में बहुत तेज़ी से रेरा आने के बाद बहुत चीज़ें ठीक हुई हैं, लोगों को अब इज्जत मिलने लगी हैं। और आप देखेंगे लेडीज़, महिलाएं जो नहीं आ रही थी इस इंडस्ट्री में, अच्छे घर की महिलाएं, अच्छे प्रोफेशन के लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, CA, जो लोग हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूँ,
they are earning handsomely in their own field, in their own business. In spite of the fact they are earning handsomely, they are entering into real estate business. Why? Because यहाँ पे उनको संभावना दिख रही है कि मैं यहाँ पार्ट टाइम, फुल टाइम, ऑनलाइन, ऑफलाइन अपनी मर्जी से मैं रियल एस्टेट में काम कर सकता हूँ, जो कि हम कोचिंग में सिखाते हैं, हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं। रियल एस्टेट की ब्यूटी है, देखिए आप कोई बिजनेस खोल रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, तो आपको बैठना पड़ेगा ना, यहाँ वो ज़रूरी नहीं है। तो अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, इसीलिए लोगों की धारणा है, एक सच्चाई भी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं। आज के डेट में आप देखेंगे तो रेरा आने के पहले आपको कॉरपोरेट कंपनी, बड़े कॉरपोरेट हाउस नहीं मिलते थे। पुरानी कंपनी में आपको गोदरेज मिल जाएगी, डीएलएफ मिल जाएगी, लेकिन आज की सच्चाई क्या है? अंबानी, अडानी, हिंदुजा, रेमंड, जितने बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने आप देखेंगे, अर्बन मिल्स, सब लोग रियल एस्टेट में एंट्री कर चुके हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे लोग जो रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, लोगों को नहीं पता, वो भी बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने, दूसरी कंपनी, दूसरी एंटाइटी के नाम से काम कर रहे हैं। तो आने वाला दौर रियल एस्टेट का बहुत आपको दिखेगा, इंडिया में अच्छा हो रहा है, छवि बदलेगी, ऑर्गेनाइज होगी, प्रोफेशनल होगी, कॉरपोरेट कल्चर आएगा। और मैं आपके मन से, आपके पॉडकास्ट से एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ, जिस तरीके का आईटी में इंडिया में क्रेज़ था ना, अब तो एआई के बाद आईटी का क्रेज़ धीरे धीरे कम होने लगा है। रियल एस्टेट का क्रेज़ 2030 में $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है। 2030 तक मैं इसी पॉडकास्ट में बोल के जा रहा हूँ, रियल एस्टेट में आने के लिए कट थ्रोट कंपटीशन होगा। लोग आने के लिए मरेंगे, लालायित होंगे कि मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है। सिर्फ जॉब के लिए नहीं मरेंगे, बिजनेस वाले भी, कि मुझे इस लाइन में बिजनेस करना है। और आप देख ही रहे हो कितनी कंपनी जा चुकी हैं। सर, चर्चा में मुख्यतः आपने सारे मुख्य बिंदुओं पर बहुत स्पष्ट रूप से रोशनी डाली। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। अगर आज हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, और मैं भी, मान के चलिए हम अगर मकान ख़रीदना चाह रहे हैं, तो एक गोल्डन टिप जो आप बिल्कुल, आप ये समझिए कि आपका जो पूरा अनुभव रहा है 10-15 साल का, उससे एक गोल्डन टिप बस आप हमारे साथ शेयर कर दीजिए। मकान ख़रीदने के लिए देखिए, अगर आप रेडी हैं, जो पहले हमने बात करी, कुछ पैरामीटर्स पे आप रेडी हैं, तो सबसे पहले आप देखो लोकेशन, कि आप जिस पर्पस से मकान खरीद रहे हो वो लोकेशन उस पर्पस को सॉल्व कर रहा है कि नहीं। अब जब लोकेशन आपने चूज़ कर लिया, उस पर्पस से लोकेशन मैच कर गई, तब आप देखो कि किस ब्रांड के साथ आप जा रहे हो, किस बिल्डर के साथ जा रहे हो। जिस बिल्डर की मार्केट में हिस्ट्री अच्छी है, बैकग्राउंड अच्छा है, पीछे डिलीवरी करी हुई है, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, वो देखो। तीसरी चीज़ देखो कि प्रोजेक्ट में आपको क्या एमिनिटीज़ मिल रही हैं, क्योंकि आपको रहना वही है, आपके परिवार को वहाँ रहना है। जब एमिनिटीज़ आपने देख ली, तो फिर आपको उसके पेपर्स चेक कराने हैं, ड्यू डिलिजेंस करनी है कि पेपर में कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि आपको लोकेशन भी मिल गया, बिल्डर भी अच्छा मिल गया, नॉर्मली बिल्डर अच्छा है तो पेपर भी ठीक होगा, लेकिन हमें तो चेक करना है, हम दूसरे के भरोसे तो नहीं बढ़ सकते। तो पेपर चेक कराना है। पेपर चेक कराने के बाद आप इन 4 पैरामीटर्स पे जब आपने काम कर लिया, तो आप रेडी हैं डिसीजन लेने के लिए और घर खरीद सकते हो। 4 मुख्य बिंदु हैं जिनके ऊपर ध्यान देना। बहुत सारे और पॉइंट ऐड करा जा सकता है इसमें, लेकिन आप 4 पॉइंट में सारी चीज़ों को समाहित। हालांकि बाकी जानकारी के लिए मैं चाहूँगा कि आपसे मिले हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको भी अगर किसी तरीके का डाउट है तो वो आपसे मिलकर आपसे मार्गदर्शन तो ले सकते हैं। ज़रूर, हम चाहते हैं। देखो, रियल एस्टेट में हम कोचिंग इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी भी इस इंडस्ट्री की ताकत लोगों को पता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, आईटी इंडस्ट्री सब लोग जानते हैं, पढ़ाई करते हैं, बीटेक किया और चले गए उसमें, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन नहीं है ना सर, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं दे रही है, तो लोग उसकी वैल्यू नहीं पता। जबकि सच्चाई ये है कि आप किसी भी इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो रियल एस्टेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल व्हीकल। हम दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं, सुयश जी आपका कोई धंधा है, बिजनेस है, मेरा कोई धंधा है, बिजनेस है,
उनका कोई धंधा है, बिजनेस है, भाई साहब का कोई बिजनेस है, जॉब है, व्हाटएवर, ये सारी चीज़ें क्या हैं लाइफ की, ये व्हीकल है। व्हीकल, जितनी फास्ट व्हीकल में आप बैठोगे उतनी तेज़ी से, जितने अच्छे व्हीकल में बैठोगे उतनी सेफ्टी से आप अपने लक्ष्य पे पहुंच जाओगे। तो रियल एस्टेट सबसे तेज़ व्हीकल है। आप किसी भी और इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो इसमें लीगल मनी सबसे तेज़ी से आता है और सबसे तेज़ी से आप यहाँ अपने चाहे कोई भी सपना हो, कितना ही बड़ा सपना हो, आप पूरा कर सकते हो। और आज आप किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी जाते हैं आपने देखा होगा कि बंदा पैसे वाला है तो आपको घुमा फिरा के वो प्रॉपर्टी लाइन से या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया होगा या कोई ब्रोकर होगा या कोई बिल्डर होगा, ऐसे लोग मिल ही जाते हैं अधिकतर जी। तो ये सच्चाई है। और रियल एस्टेट में आइए, स्वागत है। हम चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री प्रोफेशनल बने और मैंने पहले ही बताया कि 30 तक आप देखिएगा स्वरूप ही बदल जाएगा। और अगर आपको कुछ सीखना है तो हमसे कनेक्ट करिए, सीख करके आएंगे तो हमने जो गलतियां करी, नॉर्मली जो लोग गलतियां करते हैं वो आप नहीं करेंगे। चाहे आप जॉब करने जा रहे हैं, बिजनेस करने जा या अपना मकान ही खरीदने जा रहे हैं, तो जब आप सीख लोगे तो कम से कम अपना पैसा तो सेफ जगह पे लगा पाओगे। बिल्कुल सर। आपको जानकारी तो होगी कि मुझे किसके साथ खरीदना है, किस कंसल्टेंट के साथ काम करना है, ये सारे पैरामीटर्स पे आप एक नॉलेज ले लोगे तो आपके लिए सेफ्टी रहेगी। ठीक है पंकज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बहुत धन्यवाद सुयश जी, आपने बुलाया और हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज बात करी, क्योंकि रियल एस्टेट गेम चेंजर है सर। इंडिया के लिए भी गेम चेंजर है और इंडियन लोगों के लिए भी, जो लोग जॉब करना चाहते हैं, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं या जो बड़े सपने देख रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी के साथ अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हैं, सब के लिए इस इंडस्ट्री में स्वागत है। तो आज हमारी बात हुई पंकज जी से। 10 से 15 साल का अनुभव रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। मुख्य बिंदुओं की बात करें तो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी 2030 तक। डिसिप्लिन की कमी, जिसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात जो इस पूरे पॉडकास्ट में मेरे दिल को छू गई, जो पंकज जी के गुरु ने कही थी कि हम सिर्फ किसी को मकान नहीं दे रहे हैं, हम किसी के सर के ऊपर छत नहीं देते हैं, हम उसके जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। मुझे जब पंकज जी ये संवाद सुना रहे थे तब मुझे ऐसा दिखा जैसे किसी ने चिड़िया के परिवार के लिए घोंसला बना दिया हो, कुछ इस तरीके से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रियल एस्टेट के पूरे इस इकोसिस्टम को एक लाइन या फिर एक लाइट ऑफ रिस्पेक्ट के साथ देखें कि कितनी बड़ी कमर्शियल और कितनी बड़ी सहयोग वाली इंडस्ट्री है, जिसमें आपके घर का सपना पूरा करा जाता है, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी जाती है। इसी तरीके के अलग अलग प्रोफेशनल से हम इजी टॉक पे आपको रूबरू कराते हैं। पंकज जी से अगर किसी को भी रियल एस्टेट संबंधित कोई सवाल पूछना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पंकज जी से संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो आप इजी टॉक्स पे देख रहे हैं। अगर आप इंस्टा पे देखते हैं तो आप हमें फॉलो करें, अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू।